हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आधुनिक काल को हम और आगे बढ़ाएंगे। आज भारतेंदु युग हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो सब हमने देखा है और आज हम द्विवेदी युग की ओर चल रहे हैं। द्विवेदी युग आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा ही ख़त्म कर लें या 1 से 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ज़रूर जुड़े। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो सिस्टमैटिक रूप से आपको मिल सके और आपकी परीक्षा की तैयारी और बेहतर हो सके। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट्स चाहिए वो आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आपको जो भी उपयोगी लगे वो आप वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और काफ़ी लोगों को आपको इसको शेयर भी करना है ताकि सबको साथ मिल सके इसका। चलते हैं हम आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द्विवेदी युग आज से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। हर एक बुक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी ताकि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटे नहीं। तो हम पूरा डिटेल में करेंगे, एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं। श्रीधर पाठक की रचना यहाँ पे बताई जा रही है, कौन सी नहीं है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नहीं पे आपको बहुत फोकस करना है। नहीं का मतलब होता है कि श्रीधर पाठक की ऐसी 3 रचनाएं हैं जो यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो जगत सच्चाई सार यह इन्हीं की रचना है, कश्मीर सुषमा भी इन्हीं की रचना है और भारत गीत भी इन्हीं की रचना है। गंगा अवतरण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। गंगा अवतरण जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। और ये किसकी रचना है अगर मैं बात करूँ तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये रचना है, ध्यान रखेंगे। और गंगा अवतरण, इसमें और क्या मुख्य बात है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने आपको बता ही दिया, गंगा अवतरण जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। यह किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है और 1927 में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि। आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। बाकी जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो सब श्रीधर पाठक की रचना है। चलते हैं आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग की विशेषता से लेकर आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है और विशेषताओं से क्वेश्चन, प्रवृत्तियों से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनता है एग्जाम में। तो इसको हम देख लेते हैं। इतिवृत्तात्मक जो है द्विवेदी युग की विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। और भारत राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी इस युग में देखने को मिली, मुख्य स्वर रहा भारतीय राष्ट्रीय चेतना, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और 2 दोनों ही यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं इसमें और क्या क्या बातें आपकी कही गई है। जो प्रमुख विशेषता है इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग में प्रमुख मुख्य स्वर रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देशभक्ति, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध इसमें किया गया है। वर्णन प्रधान कविताएं इसमें की गई हैं। मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण और खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि व्याकरणनिष्ठ। ठीक है, व्याकरणनिष्ठ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इस द्विवेदी युग की रचनाओं में। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हमने जब भारतेंदु किया था तब हमने इस चीज़ पर जिक्र किया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही नहीं बन सका। तो ये जो आपकी जो प्रमुख कथन है ये किसकी है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य भी ही बन सका है। तो ये जो आपको इनके बारे में और भी कुछ प्रमुख चीज़ें हम देखेंगे साकेत के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं साकेत में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपका पूछा जा सकता है। पहला तो ये कथन, ये किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था।
दूसरा अगर हम देखें मैथिली शरण गुप्त का ये जो साकेत है ये 1931 में रचा गया है। काफ़ी बार ये पूछा जाता है आपका, तो ध्यान रखेंगे, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। और एकमात्र प्रैक्टिस ही इसका उपाय है, इसी से आपको याद हो सकता है, दूसरा कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। साकेत 1931 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। राम कथा पर ही आधारित है ये। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राम कथा पर आधारित है, तो साकेत ध्यान रखेंगे आपका राम कथा पर आधारित है। और राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोट्स बना सकते हैं, आप पूरा द्विवेदी युग का आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल आपको एक एक चीज़ डिटेल में की जाएगी ताकि कुछ भी आपका छूटे नहीं। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। देखिए नायिका प्रधान चरित्र भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य का प्रमुख वर्ण विषय यहाँ पे चित्रित किया गया है। जो लक्ष्मण की जो पत्नी होती हैं उर्मिला, उनके विरह का वियोग का वर्णन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आगे और कुछ बातें हैं जो साकेत के बारे में आपसे पूछी जाती हैं। पूरा साकेत आपका यहीं पे निपट जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी। साकेत शब्द मूलतः पाली शब्द से लिया गया, ये सब चीज़ आप नोट करते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका अर्थ क्या होता है, देखिए साकेत का अर्थ पूछा जाता है कई बार, तो अयोध्या होता है इसका अर्थ। और इसमें कुल 12 सर्ग हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छदम नाम के भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिली। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वो भुजंग भूषण भट्टाचार्य जी की एक लेख थी। क्या थी वो लेख, का नाम क्या था, तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो जैसे उर्मिला जी के कैरेक्टर को उदासीन कर दिया गया है रामचरितमानस में, आप देखें तो ज़्यादातर जिक्र उर्मिला का देखने को नहीं मिलता है, तो उसकी उदासीनता को एक लेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कैसे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पूरे रामचरितमानस में। इस बात को दर्शाने के लिए भुजंग भूषण भट्टाचार्य जी ने इसके ऊपर एक लेख लिखी थी, जो कहाँ छपी थी, तो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये पत्रिका संपादित की जाती है, ये बात हमने कई बार देखा है कि कब से कब तक, तो 1903 से 1920 तक की जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, और इसमें क्या बात आपको देखनी है, डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को क्या कहा है, जनवादी काव्य कहा है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। आगे चलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, इसके हर एक जितनी भी चीज़ें यहाँ पे कही गई है वो सब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न रूप है, वह है। देखिए राधा का और परंपरा से भिन्न क्या रूप है, तो उसके बारे में हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले। देखिए क्या रूप है यहाँ पे, तो समाज सेविका का रूप राधा जी का यहाँ पे है, तो ये हम पहले इसको अच्छा से यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न एक भी रूप और है, वो कौन सा है, समाज सेविका का। तो दो रूप कौन सा है, देखिए राधा का प्रिय प्रवास में परंपरा से भी संबंधित है और समाज सेविका के रूप में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। अगर हरिओद की 3 प्रबंध काव्य की बात करें तो प्रिय प्रवास 1914, डेट के साथ याद रखिए, प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 में और वैदेही वनवास 1940 में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके ऊपर और 2-4 बात हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप अपना ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो है प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था, तो ब्रजांगना विलाप इनका नाम था। तो प्रिय प्रवास जो रचना है उसका एक और नाम था, क्या नाम था, ब्रजांगना विलाप नाम था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णोवृत्ति पर आधारित है। एक और पॉइंट इनके बारे में जान लेंगे, हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 में प्रकाशित हुआ, यह एक रीति ग्रंथ है।
ठीक है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक भी स्किप करने वाली चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं बताई जा रही हैं, तो ध्यान से हर एक चीज़ को सुनेंगे, नोट करेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। नहीं की बात की जा रही है, फिर से मैं आपको यहाँ पे आगाह करूँगी। तो पंचवटी इन्हीं की है, सिद्धराज और नहुस। तो यहाँ पे ये कौन सा नहीं है, तो पथिक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पथिक किसकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। देख लेते हैं इनके बारे में क्या सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक्सप्लेनेशन को देखना, उसको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर टिक तो हर कोई कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज़ को, ताकि और भी ज़्यादा दिमाग में ये बैठ जाए, अच्छे से याद हो जाए। बार बार रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, ये हमारे यहाँ पे इसी का पार्ट होना चाहिए। पथिक की बात करें तो 1920 में राम नरेश त्रिपाठी की ये रचना है। और बाकी जो विकल्प हैं, पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। तो मधुप नाम से कौन अनुवाद करता है, ये भी अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयनी नामक काव्य लिखा। जयदत्त वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं। और कौन कौन से इनके काव्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जयदत्त वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला, ये सब इनके खंड काव्य हैं। आगे चलते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, अभी अभी हमने देखा, तो यहाँ पे प्रिय प्रवास राइट ऑप्शन हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। उनकी हम अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिय प्रवास को महाकाव्य माना जाता है पहला। इसके बाद अगर हम बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ, 1865 में, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। और इनकी रचना अगर देखें तो प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1941, चुबदे चौपदे 1924 और चोखे चौपदे 1932 ईस्वी में। ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और अन्य रचना अगर हम देखें तो साकेत महाकाव्य है, यशोधरा भी महाकाव्य है और विष्णुप्रिया खंड काव्य है। किसकी, तो मैथिली शरण गुप्त की। साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया, ये तीनों ही रचना मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत और यशोधरा जो है वो महाकाव्य है, विष्णुप्रिया खंड काव्य है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। यह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसको ध्यान रखेंगे। और किस संपादित रचना के संदर्भ में यह बात कही जा रही है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी रत्नाकर की बात यहाँ पे की जा रही है। बाकी अगर हम देख लें तो विनय पत्रिका किसकी है, विनय पत्रिका तुलसीदास की है, ठीक है, तुलसीदास की है। रामचंद्रिका किसकी है, लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है, ठीक है, लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है। आगे चलते, कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित की गई है कबीर ग्रंथावली। कबीर की रचना नहीं मान लीजिएगा इसको। कबीर ग्रंथावली किसकी है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है, इन्होंने ही संपादित किया था। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बिहारी रत्नाकर है। बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में ही कहा जाता है। जो बिहारी रत्नाकर है, ये किसकी रचना है, ये भी देख लेते हैं। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर की रचना है, बिहारी रत्नाकर, ठीक है। और इसके बारे में किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल ने यह कथन कहा है कि जितने श्रम और सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक कोई ऐसा ग्रंथ संपादित नहीं हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये सब बातें आपको यहाँ पे पहले से ही मैंने बता दिया है। चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। देखिए इसीलिए ये कहा जाता है क्योंकि द्विवेदी युग में ही आपको व्याकरणिष्ठ प्रयोग देखने को मिला, भाषा का परिनिष्ठित रूप देखने को मिला, इतिवित्रात्मक रूप देखने को मिला। तो ये सब जो विशेषताएं हैं वो किसकी वजह से हैं, द्विवेदी जी की वजह से हैं। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी उनकी जो पत्रिका थी सरस्वती, उसमें बहुत ही कलेक्टिव और चुने हुए जो रचना है उन्हीं को वो रखते थे, जो कि व्याकरणविद होते थे।
उनकी रचनाओं को वो रखते थे जो हर तरह से छंद के दृष्टि से देखा जाए, चाहे और भी भाषा की दृष्टि से देखा जाए, जो शुद्ध होता था उसे ही वो अपने पत्रिका में प्रकाशन करते थे। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किन की रचना को बिल्कुल रखने से इनकार कर दिया था, तो वो थी निराला जी की जो कविता थी जूही की कली, उसको उन्होंने अपने पत्रिका में संपादित करने से मना कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। तो चीज़ें कहानी की तरह आप सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे, बार बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा क्योंकि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। तो यह कथन किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया गया है। तो देवी स्तुति शतक 1992, नैषध चरित्र चर्चा 1899, नाट्यशास्त्र 1912, नाट्यशास्त्र आपका पूछा जाता है, संपत्ति शास्त्र 1907, रसज्ञ रंजन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, रसज्ञ रंजन 1920, वाग विलास और विचार विमर्श, विचार विमर्श भी आपका पूछा जाता है। ये दो रचना तो आपका काफ़ी बार पूछा गया है, रसज्ञ रंजन और विचार विमर्श, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है श्याम नारायण पांडे के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके बारे में। यहाँ पे ये क्या बात बोला गया है, कौन सा कथन असंगत है यानी गलत है। तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्धों पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, बिल्कुल सही है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया, ये भी आपका सही है। तो यही ऑब्वियसली यही आपका गलत होगा, पर हम इसको देख लेते हैं। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं, तो ये आपका जो है असंगत है। इसको आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जो कथन है वो क्या है, ये वाला कथन आपका गलत है। कैसे, तो बाकी चीज़ें तो आपकी ठीक थी, और यहाँ पे देखा जाए हल्दी घाटी जौहर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी पर आख्यान पर आधारित था। शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा में को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया, ये भी बात सही थी। ठीक है, इनके काव्यों में वीर रस के साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान देखने को मिलता है। तो उनका ये जो कथन था वहाँ पे कि दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार पर आधारित थी, तो ये बात उनकी गलत हो जाएगी यहाँ पे। तो प्रमुख रचना अगर हम देख लें यहाँ पे श्याम नारायण पांडे का, तो हल्दी घाटी 1937 से 1939, जौहर 1945, तुमुल 1948, रूपांतर 1948, आरती 1946 और जय हनुमान 1956। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस में कितने आपके सही हो रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और बिना किसी चीटिंग के आपको अपने से क्वेश्चन का आंसर लगाना है, उसके बाद ही आगे देखना है, ताकि आपको समझ में आए, आप अपना स्व मूल्यांकन कर सकें कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी निकट है। और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए कौन सा लक्षित नहीं है, प्रवृत्ति की बात की जा रही है। तो प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हमने देखा है और आगे भी हम अभी देखते हैं। तो प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत काव्य रूपों का प्रचलन था, बिल्कुल सही। हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता थी, नहीं। यहाँ पे आपका ज़्यादा देश भाषा और राष्ट्रगीत की तरफ ज़्यादा अग्रसर थे। ठीक है, और मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, ये सब चीज़ें हमारे द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। हास्य व्यंग्यपूर्ण रचना नहीं देखने को मिलता है प्रचुर मात्रा में, और काव्य में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग ये भी देखने को मिलता है, और आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता का प्रचुरता देखने को यहाँ नहीं मिलता है, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो उनके कृतित्व के बारे में आपको बताना है। उर्मिला उत्पात रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत नाम से प्रकाशित की गई, तो ये बात आपकी सही है।
उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। ये भी आपकी बिल्कुल सही है। भारत भारती में उदांत भारत का गौरवगान वर्णित है। आगे देख लेते हैं। पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। तो पंचवटी का बिल्कुल शूर्पणखा पर ही आधारित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत भारती में उदांत भारत का गौरव गान वर्णित है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देख लीजिए आप, उनकी दुर्दशा का गौरव गान नहीं किया गया है भारत भारती में, बल्कि उनकी दुर्दशा को दिखाया गया है। कैसे जो भारत है वो हमारा भारतवर्ष जो है गर्व का होना चाहिए था, लेकिन विवश होने पर आज भेदभाव और काफ़ी कुरीतियों से भारत जूझ रहा है उस समय पे। इस सभी चीज़ों का वहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह कथन बिल्कुल ही गलत है कि गौरव गान वर्णन किया गया है। बिल्कुल भी नहीं किया गया है। 1912 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर विचार करने पर विवश कर देती है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है। इसको बिल्कुल आराम से आप सुनिए ताकि आपको भारत भारती की एक समझ विकसित हो जाए कि यह किस प्रकार की रचना थी। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड, ये 3 खंड में जो है 3 भाग में प्रकाशित हुआ था भारत भारती। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है, और दूसरी और वर्तमान खंड में दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। और भविष्यत खंड में समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उनके लिए आह्वान करने का प्रयास किया गया है। तो ये पूरी तरह से, एक तरह से अब देखा जाए तो राष्ट्रवाद की तरफ ये देखने को मिलता है। देशभक्ति की झलक पूरी तरह से भारत भारती में देखने को मिलती है, जिसमें इतिहास में वहाँ के गौरव की बात की जाती है कि कैसे बहुत ही महान व्यक्तित्व वहाँ से उभर के आए और कितना महान हमारा इतिहास हुआ करता था भारत का। उसके बाद जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हमारे बीच देखने को मिली, सामाजिक दरिद्रता देखने को मिली, आपस में भेदभाव, जितनी भी कुरीतियाँ थी वो देखने को मिली, उस पर पूरा वर्णन किया गया है। इसके बाद भविष्य में ये आपका बताया गया है कि कैसे इसका निराकरण किया जा सकता है, और सबको आह्वान किया, मतलब जगाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है इसमें। ठीक है। और अगर हम देखें इसके बारे में तो इस लेख की प्रेरणा उर्मिला उत्पात नामक रचना से 4 सर्ग 1920 के पहले रचे जा चुके थे, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण कथा राम कथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत नाम से रचकर प्रकाशित कर दिया। तो ऐसा हमने देखा कि ये पहले क्या था, गुप्त जी की जो लेख थी उर्मिला उत्पात, वहाँ से साकेत का नाम बाद में पड़ गया। तो ये आपकी जो ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल सही कथन वहाँ पे दिया हुआ था। और पंचवटी की अगर हम बात करें तो 1925 में पंचवटी नामक रचना खंड काव्य में राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग और शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित था हमारा पंचवटी। वहीं पे शूर्पणखा का युद्ध होता, वध हो जाता है, तो वहीं पर ये सब कथा कहानी कथानक वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब हमने पहले से ही हम देख चुके हैं। इसको चलते हैं आगे। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन की ये पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। देखिए, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, किसको? तो मैथिली शरण गुप्त को। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से पहली रचना इनकी मानी जाती है, रचना आरंभ किया था इन्होंने, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल, यहाँ स्नेही की रचना हो जाएगी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिनकी रचना है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है कृषक क्रंदन। ठीक है। इनके हम अन्य रचना को भी देख लेते हैं, और जो जितने भी ऑप्शंस में हैं उनको भी हम देखते हुए चलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना देख लेते हैं। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, ये किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। आगे देख लेते हैं। नरेश
त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है? मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, नई, कविता कौमुदी। ये आपकी जो रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलन 1918 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 में और कविता कौमुदी आपकी यहाँ पे राइट ऑप्शन राम नरेश त्रिपाठी की रचना हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की हमने काफ़ी बार इनको देखा है, फिर भी हम बार बार देखेंगे ताकि हमें याद हो जाए। रंग में भंग 1909, जयदत्त वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया ये खुद आपको ही पता होगा, आपने एग्जाम देखा होगा कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, भारत भारती। अभी हमने देखा कि सबसे पहले भारत भारती ही यहाँ पे होगा, 1912 में था। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत भारती कितने में था? तो भारत भारती था हमारा 1912 में। साकेत की बात करें 1931 में, यशोधरा 1932 में और जय भारत कब थी? 1952 में। बार बार इसको रिपीट करेंगे। भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कवि का नाम हितैषी है? ठीक है, तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण कृष्ण, अनूप शर्मा या जगदम्बा प्रकाश। तो जगदम्बा प्रकाश यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जगदम्बा प्रकाश का जन्म 1895 और निधन 1957 में हो गया था और जन्म इनका मुरादाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी था। जगदम्बा जो माता रानी जगदम्बा है वो क्या है? सबकी हितैषी हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूँ तो मातृगीता, कल्लोलनी, वैकाली, दर्शना, ये जो है इनकी रचना है। चलते हैं आगे। प्रिय प्रवास के संबंध में आपको सही कथन बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इनमें हिंदी के मातृक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो देखिए, पहला तो ये वाला सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये हमने देखा था। और अगर दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे इसके छंद तुकांता नहीं है। तो 2 और 3 हमारा जो है वो सही हो जाएगा। सर्ग की बात की जाए तो इसमें कुल 17 सर्ग हैं। ठीक है, 27 नहीं है, कुल 17 सर्ग हैं इसमें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3 कहाँ है? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। जन्म काल के अनुसार बताना है कि कौन सा अनुक्रम यहाँ पे सही होगा। तो हम इसका सीधा सीधा जन्म ही देख लेते हैं। श्रीधर पाठक जो है यहाँ पे 1858, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का था 1883। राम नरेश त्रिपाठी इनका हो जाएगा 1889। 1889 में राम नरेश त्रिपाठी का भी जन्म हुआ था और जयशंकर प्रसाद का भी हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कब हुआ था? तो 1865। अब देखिए कौन सा पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 4 1 3, पहले ये 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3, 2 4 1 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ। हाँ, 2 4 1 3 किस में है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं आगे। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? ये क्या है? उर्मिला का कथन है। ठीक है, और उनके ही विचार पर हमें यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, तो कौन सा सही यहाँ पे नहीं होगा ये हमें देखना है। तो सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की 4 दीवारी में कैद होती हैं, ये वाली बात इसमें बिल्कुल सही कही गई है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करती हैं। ठीक है, आगे हम और देखें
किसान राज समाज में अधिक सुखी है, ठीक है। और ये राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि राज्य सुख तो उन्हें भी मिला, उर्मिला को भी मिला, लेकिन क्या वो सुखी थी? नहीं थी। तो वो तो इसे ही सही मानती हैं कि देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम राज्य लिए मरते हैं, राज्य के लिए हम मरते हैं, परंतु सच्चा राज्य कृषक ही करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही बात सही कही जा रही है, क्योंकि कम से कम वो स्त्री पुरुष एक साथ तो रह पा रहे हैं, और स्त्रियाँ अपनी मर्यादा में घर में रहती है, सामंती समाज जो होता है उसकी वो चार दीवारी में कैद रहती हैं। और किसान ही तो सही है कि उनके स्त्रियाँ अपने पति के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे उर्मिला नहीं कर सकती थी। उर्मिला तो कितने दिनों तक, उर्मिला 14 वर्षों तक दूर थी अपने पति से। तो ये सब जो है उनके बारे में कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ऐसा उनका मानना नहीं था। और ये किससे लिया गया है? तो साकेत में नवम सर्ग से लिया गया है, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। यह प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे श्रीधर पाठक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्रस्तुत जो पंक्ति है ये आपका श्रीधर पाठक की रचना, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट। देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पूरी पंक्ति है ये किसकी है? श्रीधर पाठक की है। 1886 में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया गया है। यह पंक्ति इसी रचना से ली गई है। शेष अन्य जो 3 नाम है वो अंबिका दत्त व्यास, राम नरेश त्रिपाठी और हरिऔध जो है ये असंगत कथन से मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ श्रीधर पाठक की एक और पॉइंट सामने आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि गोल्ड स्मिथ जो की रचना जो है हर्मिट, ये इसका अनुवाद किया था किसने? श्रीधर पाठक ने, एकांतवासी योगी के नाम से। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? तो देखिए नहीं है, तो यानी कि 3 ऐसे रचना है जो रत्नाकर की है, तो बस हमें तो वही देखना है कि कौन सी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उद्धव शतक रत्नाकर की रचना है, बिल्कुल उन्हीं की रचना है। रत्नाष्टक भी इन्हीं की रचना है, और समालोचनादर्श ये भी जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही रचना है। यहाँ पे सुंदरी तिलक जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सुंदरी तिलक जो है ये किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु की रचना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतेंदु की रचना है। चलते हैं आगे, यहाँ पे देख लीजिए आप, भारतेंदु के द्वारा संकलित किया गया जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के रचनाकार हैं, और इनका जन्म 1866 में हुआ। और इनकी रचना हम देख लेते हैं, गंगावतरण 1927 में, उद्धव शतक 1929 में, और हिंडोला 1994 ईस्वी में, विराष्टक आदि रचना भी इन्हीं की है। चलते हैं आगे, पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो हमने बार बार देखा है पथिक अभी किसकी है, तो राम नरेश त्रिपाठी, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और डेट के साथ इसको याद रखेंगे, 1920 पथिक, मिलन 1918, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। देखिए इस तरह से आपको इसको याद करना है। पहले मिलन हुआ कहाँ? पथ पे, फिर मानसी गई स्वप्न में। किसी भी तरह से रिलेट कीजिए और याद कीजिए। स्वप्न के लिए इनको हिंदुस्तानी अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, यह किस भाषा में लिखा गया है? हमने बार बार देखा, ये खड़ी बोली में लिखा गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अगर सर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे हरिऔध के कुछ प्रबंध काव्य हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। प्रिय प्रवास 1914 में 17 सर्ग है, और कृष्ण के बचपन से मथुरा के प्रस्थान तक का वर्णन इसमें किया गया है। पारिजात 1937 में लिखा गया, 15 सर्ग हैं इसमें पारिजात में, और आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन इसमें किया गया है। वैदेही वनवास ये भी 1940 में इन्हीं की रचना है, और 18 सर्ग है इसमें। राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा इसमें की गई है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और इसका सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप, ये भी ध्यान रखेंगे। हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, बार बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, कैसा लग रहा है, याद हो रहा है कि नहीं, चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, आप जो भी देखते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिए, ताकि हमें भी समझ में आए
कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया था? तो ये वाला यहाँ पे हमने देखा उजाड़ ग्राम, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उजाड़ ग्राम जो है श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया था ब्रज भाषा में। ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं। श्रीधर पाठक ने उजाड़ ग्राम का अनुवाद ब्रज भाषा में किया और उनके द्वारा कुछ और जो है अनुवाद किए गए थे वो हम देख लेते हैं। एकांतवासी अभी हमने देखा 1886 में, और ये किसका अनुवाद किया गया था? तो गोल्ड स्मिथ की रचना थी हर्मिट, इसी की अनुवाद खड़ी बोली में इन्होंने किया था हिंदी में। उजाड़ ग्राम जो है ये गोल्ड स्मिथ की रचना थी ये भी, और डेजर्टेड विलेज के नाम से ये थी, इसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया था उजाड़ ग्राम का। किसने? श्रीधर पाठक ने। शांत प्रथिक गोल्ड स्मिथ की रचना है ट्रेवलर, इसका खड़ी बोली हिंदी में जो अनुवाद किया है शांत प्रथिक का, किसने किया है? श्रीधर पाठक। तो 3 रचना है, एक जो है ब्रज भाषा में है, बाकी 2 खड़ी बोली में है। ब्रज भाषा में कौन सा है? तो उजड़ ग्राम है, और खड़ी बोली में 2 रचना है, शांत पथिक और एकांतवासी योगी। चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो यशोधरा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साकेत नहीं लगाएंगे, साकेत अलग है, यशोधरा अलग है। ठीक है, 1932 में रचना ये की गई और ये गीत नाट्य शैली पर आधारित थी। महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदांत स्थिति का चित्रण जो है इस पंक्ति में किया गया। ये आपका पूछा भी जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। मतलब यशोधरा को ये दुख लगता है कि जो है मुझसे बिना बताए, मुझसे बिना बोले ही वो चले गए। क्या वो सिद्ध के लिए, स्वामी बनने के लिए जाते या ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते तो क्या मैं उन्हें रोकती? ये तो बहुत ही बड़े गौरव की बात है कि मेरे स्वामी सिद्ध बनने के लिए गए हैं, लेकिन वो मुझसे बिना पूछे गए। यह बात का उन्हें बहुत बड़ा दुख लगता है, धक्का लगता है। और गुप्त जी ने साकेत 1931 में रचना किया था, महाकाव्य था। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना था, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना था। उनकी अन्य रचनाएं भारत भारती, झंकार, द्वापर, जयदत्त वध, रंग में भंग। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? यहाँ पे मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक या सेनापति। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। ठीक है, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे श्रीधर पाठक। ठीक है, ब्रज भाषा में रचा गया था, ये इनका एक मौलिक काव्य था। ठीक है, ये इनका एक मौलिक काव्य था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी और इसमें इनका एक प्रमुख अगर रचना की बात करें तो श्रीधर पाठक खड़ी बोली में उनकी प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। ठीक है, और इनका कश्मीर सुषमा में ब्रज भाषा में लिखा गया मौलिक काव्य है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन होंगे? तो हल्दी घाटी हमने अभी देखा है, श्याम नारायण पांडे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हल्दी घाटी तथा जौहर 1945 में इनकी रची गई कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, इनको भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को ध्यान चलेंगे, आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिय प्रवास के निम्नलिखित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता यहाँ पे कौन सी नहीं बताई है? यहाँ पे यानी कि 3 ऐसी है जो प्रिय प्रवास की विशेषता है। हमने प्रिय प्रवास को बहुत अच्छे से देखा था, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये वाला बात तो सही बोल रहा है। अपनी कथा, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। तो ये बात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, क्या पता एक से ज़्यादा हो। यह काव्य अधिकतर काव्य व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, हिंदी को है तथा है, था, किया, दिया ऐसी 2-1 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो रामचंद्र शुक्ल के जब आप कथन को देखेंगे तो प्रिय प्रवास के बारे में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं,
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो गया आपका। इसको देख लेते हैं इसका और क्या यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने इसकी विशेषता में बताई है, बस ये वाला उन्होंने नहीं कहा है कि कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, बाकी बातें इन्होंने सभी कही हैं प्रिय प्रवास के बारे में। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की और रचनाएं जो हैं हमने काफ़ी बार इसको देखा है, फिर से देख लेते हैं। रसिक रहस्य 1899, प्रेम प्रपंच 1900, चोखे चौपदे 1932, चुभते चौपदे 1924, प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रसून 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, मर्म स्पर्श 1956। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भालो में रन झनकार अभी, लटकी कटी है तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। तो यह प्रज्ञा प्रवाह उद्गित उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है, यह हमें बताना है इसमें। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि भालों में झनकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। तो प्रज्ञा प्रवाह से उद्गित यह प्रमुख जो पंक्ति है यह श्याम नारायण पांडे की है। अगर हम बात करें कि और किस किस की रचनाएं पूछी जाती है, तो मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं पूछी जाती है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। दिनकर की एक पंक्ति आती है, स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो दिनकर की ये बहुत ही प्रसिद्ध जो पंक्ति है यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। भारत भारती के रचनाकार कौन होंगे? हमने इसको काफ़ी बार देख लिया है, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बारे में देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है कि भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना की मूल प्रेरणा देखिए, हर चीज़ जो इन्होंने लिखा कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर, कोई ना कोई लेख किस तरह की चीज़ों से देखकर ही इन्होंने प्रेरित होकर वो रचनाएं की। तो मुसद्दत से हाली द्वारा तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, तो मुदत से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय काफ़ी के जो रचना है भारत दर्पण, इससे इन्हें प्रेरित होकर इन्होंने भारत भारती की रचना की। और राष्ट्र कवि की उपाधि इनको कौन देता है? तो महात्मा गांधी देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? तो आधुनिक काल के काव्य में किस खड़ी बोली में लिखी जाती थी, है ना? आधुनिक काल के काव्य खड़ी बोली में लिखी जाती थी। चलते हैं आगे। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय बताना है यहाँ पे क्या था। तो प्रिय प्रवास हमने काफ़ी बार देखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, तो बिल्कुल भी नहीं। आगे देख लेते हैं। प्रिय प्रवास तो राम वनवास भी नहीं था। कृष्ण का मथुरा प्रवास, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीता का करुणापूर्ण चित्र भी यहाँ पे नहीं। यहाँ पे राम और कृष्ण सीता से यहाँ पे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिय प्रवास किसकी रचना थी? कृष्ण का बचपन से लेके मथुरा के, जब तक वो मथुरा जाते हैं तब तक का वर्णन जो है प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। भारत भारती के रचयिता कौन है? काफ़ी बार इसको भी हमने देख लिया है, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सी रचना जो है ब्रजभाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रस कलश यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रज भाषा में लिखा इनका रीति ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार आपको जो है एक ही रचना दे दिया जाएगा, एक ही लेखक का, एक ही कवि का रचना, लेकिन उसमें से वो पूछेगा कि कौन सा रीति ग्रंथ है इसमें से। तो रस कलश यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं इसमें। तो 1931 में ये उपाध्याय हरिओद का है, और हरिओद की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में। अधखिला फूल 1907 में इनका उपन्यास है। ठीक है, और चुभते चौबदे बोलचाल, ये सब मुहावरेदार भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, ये सब बात इसमें कहा गया है। ये सब हमने पहले ही सबको जिक्र कर दिया है। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940, कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, पद्म प्रसून
कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि है। प्रिय प्रवास जो है 1914 ईस्वी में लिखा गया और ये हरिऔध जी को इसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। और प्रिय प्रवास 1914 में जो लिखा गया है ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है प्रिय प्रवास को, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में जो रचना हुआ इनका उपन्यास है और इसमें मुहावरों का पाठ्य पुस्तक इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य पर ये कौन सा है? तो द्वापर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द्वापर जो है कृष्ण काव्य पर आधारित है। कौन सा, कहाँ से, किस पे आधारित है ये क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। 1936 में द्वापर पर आधारित है कृष्ण काव्य पर। और मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया गया है। द्वापर में 16 खंड हैं, ये भी आप नोट करते हुए चले। अंतिम खंड सुदामा है, बाद में जोड़ा गया। और 1886 से 1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृति की बात की जाए तो हमने कई बार इसको देख लिया। रंग में भंग, जयदत्त वध, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया, पंचवटी, ये सब इन्हीं की है। भारत भारती लिखने पर इन्हें महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राष्ट्रवादी कवि का उपाधि इनको दिया गया था। और साकेत पर इनको मंगला पारितोषिक प्रदान किया गया था। ये सब बात हमने देख लिया है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अभी DSSB का भी ये क्वेश्चन हो जाए, किसका है देख सकते हैं आप। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये आपका अलंकार में भी पूछा जाता है और इसमें पूछा जाता है। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से लिया गया है? तो प्रिय प्रवास से लिया गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये सब हमने जिक्र कई बार कर दिया। इसको आगे चलते हैं। तो ये रचना किसकी है? अगेन ये किसकी रचना है? प्रिय प्रवास से ली गई है और हरिऔध की रचना है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? अब हमने इतनी बार इसको कर लिया है कि अब आपको ज़रा सा भी संकोच नहीं होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। हरिऔध सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है पारिजात 1937 में, सॉरी, ठीक है, 1937 में पारिजात लिखा गया। और ये किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है। चलते हैं आगे। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? कुणाल गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे इनका। और हमने इस तरह से देख लिया है। चलते हैं आगे। 100 तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हम सभी ने कितनी बार इसको देख लिया है। लक्ष्मण की पत्नी का वर्णन किस में किया गया है? तो साकेत में किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? हमने देखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साहित्यिक गुरु किसे मानते थे वो? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमने देखा है इसको। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। रंग में भंग कब हुआ था? 1909। भारत भारती 1912। पंचवटी 1925 और साकेत 1931। ठीक है, चलते हैं। आज हम यहीं तक करते हैं। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चंस और कितने आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।